हमारे समाज में आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, पर इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा संख्या प्रेम प्रसंग को ही लेकर के होता है। पर कभी कभी तो कुछ घटनाएं ऐसी सामने निकल कर आती हैं जिन्हें जानने के बाद खुद हमारे भी कानों पर यकीन नहीं होता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश के जगराओं शहर की। जगराओं का एक इलाका पड़ता है रामनगर, और इसी रामनगर इलाके का रहने वाला संजय गुप्ता। संजय गुप्ता की पत्नी का नाम है सीमा गुप्ता। संजय के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है विशाल और बेटी का नाम है रचना। विशाल जो अपने पिता के साथ ही अपने दुकान पे काम करता है, तो वहीं रचना इसी जगराओं के डीएवी कॉलेज से बीकॉम कर रही है। चूँकि रचना का अपना कॉलेज दोपहर के वक्त होता है, इसीलिए रचना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी कोचिंग करती है। बात कर रहा हूँ मैं 29 जनवरी की सुबह 8 बजे के आसपास। रचना अपने पिता के साथ स्कूटी पर बैठकर अपने कोचिंग के लिए जाती है। कोचिंग के गली के सामने जैसे ही पहुंचती है, संजय अपनी बेटी को स्कूटी से उतार देते हैं, लेकिन देखते हैं कि गली के सामने ही एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी है, जिसके ड्राइविंग सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था। पिछली सीट पे 2 लड़के बैठे हुए थे। कार का दोनों पिछला दरवाज़ा खुला पड़ा था और दरवाजे पे 2 और लड़के खड़े हुए थे। रचना जब वहाँ से पैदल ही अपने कोचिंग के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही कार के पास पहुँचती है, दोनों लड़के रचना का हाथ पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं और फिर दरवाज़ा बंद करके गाड़ी वहां से रवाना कर देते हैं। चूँकि ये मामला इतना काफ़ी तेज़ी में होता है कि ना तो रचना को कुछ समझ में आती है और ना ही उसके पिता संजय कुछ समझ पाते हैं। लेकिन गाड़ी जैसे ही वहां से रवाना होती है, रचना ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। रचना चिल्लाते हुए कहती है कि पापा मुझे बचाओ, मेरा अपहरण हो चुका है। तब जाकर के संजय को समझ में आता है कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। संजय अपनी बेटी को आवाज़ ही नहीं लगाते हैं, बल्कि उसी गाड़ी के पीछे अपनी स्कूटी को भी रवाना कर देते हैं। चूँकि गाड़ी मार्केट के रास्ते से होकर के निकलती है, इसीलिए संजय भी रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं उन सब से चीख पुकार करते हुए कहते हैं कि उस गाड़ी को रोका जाए। लोग भी जब आवाज़ सुनते हैं, कई लोग अपनी गाड़ी लेकर के उस कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो तमाम अपराधी गाड़ी को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह अपहरण का मामला होता है, उस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, जाकर संजय से मुलाकात करती है और फिर उस पूरे मामले के बारे में पूछताछ करती है। संजय पुलिस वालों से कहता है कि साहब वो टोटल 5 लोग थे, लेकिन उसमें से मैं एक लड़के को जानता हूँ। दरअसल उसका नाम है मनीष मल्होत्रा। मनीष जो रायकोटा का रहने वाला है। मनीष के पिता का नाम है जोगिंदर पाल। पुलिस संजय से पूछताछ करती है कि मनीष, तुम्हारी बेटी का अपहरण क्यों किया है। इस पर संजय पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मुझे ये तो नहीं मालूम कि उसने रचना के अपहरण क्यों किया है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो मेरी बेटी को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने नज़दीकी थाने में उसका मुकदमा भी दर्ज कराया है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को लगता है कि इससे पहले कि वो अपराधी रचना के साथ कुछ गलत कर दे, पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और फिर शहर के चारों तरफ से नाकाबंदी करवा देती है। पुलिस सब जगह मैसेज पहुंचा देती है कि किसी भी कीमत पे ये गाड़ी शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद से पुलिस इन अपराधियों के हर जगहों पर तलाश करती है, पर इसके बावजूद भी इन सब का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरे दिन का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही शाम होती है, पुलिस अपनी टीम के साथ अब मनीष के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब मनीष के घर पे पहुंचती है, तो मालूम चलता है कि मनीष अपने घर पे भी मौजूद नहीं है। तब तक इधर लोगों के अंदर भी गुस्सा फूट फूट करके बाहर निकलने लगता है। लोग धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, क्योंकि जब ये वारदात हुआ था, पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस भी काफ़ी देर से घटनास्थल पर पहुंची थी। ये मामला इतना हाईलाइट हो जाता है कि शहर के एसपी और डीएसपी भी
लोगों के सामने अब आ जाते हैं और लोगों को समझाते हुए कहते हैं क्या आप थोड़ी सी सब्र रखिए, हम कैसे भी करके रचना को सही सलामत लेकर के आएंगे। तब जाकर के लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा करते हैं। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पर जैसे ही सुबह होती है, अगले दिन 30 जनवरी को सुबह सुबह ही पुलिस के नंबर पर एक व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा नाम विजय मल्होत्रा है और मैं मनीष का चाचा हूँ। दरअसल मनीष अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, इसीलिए आप लोग कचहरी चौक पे आ जाए। विजय मल्होत्रा जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस के सामने भी अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, क्योंकि पुलिस की पहले ही काफ़ी किरकिरी हो चुकी थी। पुलिस सोचती है कि कैसे भी करके पहले रचना को सही सलामत लाया जाए, इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ कचहरी चौक पे पहुंच जाती है, जहां पे मनीष और रचना के साथ मनीष के कई रिश्तेदार भी मौजूद थे। लेकिन पुलिस जैसे ही अपने टीम के साथ वहां पे पहुंचती है, इस बात की जानकारी लोगों को भी मालूम चल जाता है और वहां पे भगदड़ मच जाता है, जिसकी वजह से मनीष के सारे रिश्तेदार वहां से भाग खड़े होते हैं और पुलिस मनीष और रचना को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले रचना का लेकर के मेडिकल जांच कराती है। मेडिकल जांच से ये तो बिल्कुल पुष्टि हो जाता है कि रचना के साथ कुछ भी गलत नहीं किया गया था, इसीलिए पुलिस रचना को उसके माता पिता के हवाले कर देती है। और फिर पुलिस मनीष से रचना के अपहरण करने के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन मनीष जब इस अपहरण की सारी सच्चाई बताता है तो मामला बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। दरअसल मनीष और रचना पिछले कई महीनों से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रचना और मनीष के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। मनीष के पिता का नाम है जोगिंदर पाल, माँ का नाम है उषा रानी। जोगिंदर पाल का इसी जगरांव शहर में अपना एक पेट्रोल पंप और पेप्सी कोक का एजेंसी भी है। लेकिन जोगिंदर पाल का पूरा परिवार कर्ज में डूब चुका था। इधर मनीष और रचना के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, मनीष रचना के ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है। लेकिन मनीष ये सारा पैसा अपने दोस्तों से कर्ज लेकर के आता है। इधर रचना को लगता है कि मनीष के पास अच्छा खासा संपत्ति है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, मनीष और रचना शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों का जाति बिरादरी अलग था। रचना जो बनिया समाज से थी, तो वहीं पे मनीष पंजाबी झांगी जाति का रहने वाला था। रचना मनीष से कहती है कि मेरे पिता इस शादी को कभी मंजूरी नहीं देंगे, बेहतर है कि मेरे पास एक सुझाव है, हम दोनों चल करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद से अपने घर परिवार वालों के सामने शादी करने की बात कहेंगे। अगर मान गए तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो हम अपने शादी का सर्टिफिकेट दिखा करके कह देंगे कि हमने ऑलरेडी शादी कर लिया है। रचना जैसी इस तरह की सुझाव मनीष को देती है, मनीष को भी ये सुझाव बेहद पसंद आ जाता है। उसके बाद से रचना और मनीष जाकर एक वकील से मुलाकात करते हैं। वकील दोनों को सुझाव देते हुए कहता है कि पहले तुम दोनों को किसी मंदिर या गुरुद्वारा में जाकर शादी करना पड़ेगा और वहाँ से शादी का प्रमाण भी लाना पड़ेगा, तब जाकर के कोर्ट से तुम्हारा पेपर बनेगा। उसके बाद से मनीष और रचना, मनीष अपने दोस्तों के साथ लेकर के एक गुरुद्वारे में जाता है और फिर वहाँ पे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब सर्टिफिकेट मिल जाता है, मनीष और रचना उस सर्टिफिकेट को लेकर के फिर से वकील के पास जाते हैं। वकील इन दोनों को लेकर के चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ से कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बनवा देता है। शादी करने के बाद रचना और मनीष अपने अपने घर चले आते हैं और फिर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, अब रचना को मनीष की सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल रचना को मालूम चल जाता है कि मनीष ने उसके ऊपर जितने भी सारे पैसे खर्च किया था, वो सारे अपने दोस्तों से कर्ज लिया था, क्योंकि मनीष का पूरा परिवार कर्ज में डूब चुका था। रचना जब इस बारे में मनीष से पूछताछ करती है, तो मनीष इस बार भी रचना से झूठ ही बोलता है, कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन जैसे ही झूठ बोलता है, अब रचना इस बात पे काफ़ी गुस्से में आ जाती है और इसी बात को लेकर के रचना और मनीष के बीच में दूरियां बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद से मनीष जब रचना के नंबर पे फ़ोन करता है, तो रचना फ़ोन भी नहीं उठाती है, बल्कि रचना फैसला कर लेती है वो किसी भी कीमत पे मनीष के पास नहीं जाएगी और अपने पिता से जा कर के कहती है कि मेरी
जल्द से जल्द किसी लड़के से शादी करवा दो। लेकिन शादी की बात जैसे ही कहती है, इस बात की जानकारी इधर मनीष को मालूम चल जाता है। दरअसल मनीष ने जब रचना से शादी किया था, उस शादी में मनीष के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। एक दिन मनीष के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कैसा शादी तूने की है, तू यहाँ पे पड़ा पड़ा सड़ रहा है और तेरी पत्नी मैके में रह करके मौज कर रही है। जैसे इस तरह की मजाक करते हैं, मनीष इस बात को अपनी दिल पे ले लेता है। मनीष उसी दिन सोच लेता है कि अगर रचना आराम से नहीं आती है तो मैं उसे अपहरण कर लूँगा। मनीष यहीं पे गलती कर देता है और इसी सिलसिले में अपने बुआ के बेटे अभिषेक से बातचीत करता है। अभिषेक जो लुधियाना के शिमलापुरी का रहने वाला है। अभिषेक से जब बातचीत करता है तो अभिषेक भी मनीष का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से मनीष अपने इस षड्यंत्र में अपने 3 और दोस्तों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है बंटी, दूसरे का नाम है मोहित और तीसरे का नाम है आकाश। और फिर ये पांचों मिलकर के 29 जनवरी को सुबह 8 बजे के आसपास रचना जब अपनी कोचिंग पे पहुंचती है, उसी वक्त ही रचना का अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद से मनीष जब रचना को लेकर वहां से निकलता है, अपने तीनों दोस्तों को रास्ते में उतार देता है और रचना को लेकर के सीधे अपने बुआ के बेटे के घर लुधियाना के शिमलापुरी में पहुंच जाता है और वहीं से बैठ कर के अपने दोस्तों के नंबर पे फ़ोन करता है और पूरे हालात के बारे में जानकारी लेते रहता है। पर जैसे ही रात गुजरती है, इधर पुलिस को मालूम चल जाता है कि मनीष शिमलापुरी में है। मनीष का दोस्त कहता है कि तेरा लोकेशन पुलिस को मालूम चल चुका है, जल्दी से वहाँ से जगह बदल दे। जैसे ही उसका दोस्त ये बातें कहता है, मनीष अपने बुआ के बेटे से कहता है अब हम क्या करें। मनीष के बुआ का बेटा कहता है कि मेरा जीजा है ललित मेहता, जो जालंधर में रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ललित मेहता से जब बातचीत करते हैं दोनों, तो ललित मेहता कहता है कि यहाँ पर तुम चले आओ। 30 जनवरी को जब तीनों सुबह गाड़ी लेकर के जालंधर के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही लाडोवाल टोल ब्रिज के पास पहुँचते हैं, वहाँ पे रचना ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। लोग रचना को देख भी लेते हैं और वहाँ की CCTV में भी रचना कैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से मनीष अब काफ़ी डर जाता है। जब उसके जीजा से बातचीत करता है तो ललित मेहता दोनों को समझाते हुए कहता है कि अब तुम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है, बल्कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो। सरेंडर करने की जब बात कहता है, अब मनीष अपने चाचा विजय मल्होत्रा के नंबर पर फ़ोन करता है, कहता है कि मुझे सरेंडर करना है। तब जाकर के विजय मल्होत्रा पुलिस के नंबर पर फ़ोन करता है और उन्हें कचहरी चौक पे बुलाता है। मनीष पुलिस वालों से कहता है कि अगर रचना सही सलामत मेरे पास आ जाती तो मुझे इस तरह का कदम उठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। भला इस दुनिया का कौन सा व्यक्ति अपनी पत्नी और प्रेमिका का अपहरण करेगा, लेकिन मुझे रचना ने मजबूर कर दिया था। चूँकि मनीष ने अपराध किया था, इसीलिए पुलिस मनीष के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करती है और फिर उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।